अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। ज्ञानदूत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डॉक्टर मीनाक्षी यादव आपके सामने ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में पीजी और यूजी के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, उसमें आपके सामने रिक्रूटमेंट यानी भर्ती विषय पे आज की मैं चर्चा आप लोगों के साथ करना चाहूँगी। आज की जो हमारी चर्चा रहेगी उसमें कुछ जो मुख्य बिंदु हैं वो ये रहेंगे कि सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे ये जानने की कि भर्ती किसे कहते हैं और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्कॉलर्स रहे हैं उन्होंने उसको किस तरीके से डिफाइन किया, कैसे परिभाषित किया है, इसकी प्रक्रिया और पद्धतियाँ क्या होती हैं, व्हाट इज़ द प्रोसीजर एंड मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट इसके अलावा हम लोग इन दो चीज़ों पे भी बहुत ध्यान देंगे कि कर्मचारी की योग्यताएं और उन योग्यताओं का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। सीधा भर्ती पे आपसे चर्चा करने से पहले ये मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि भर्ती एक तरीके से कार्मिक प्रशासन का एक अंग है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन को हम लोग इंग्लिश में पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो आज के आधुनिक राज्य में, मॉडर्न स्टेट में, लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है कार्मिक प्रशासन यानी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड नॉट ओनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बट एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। केवल लोक प्रशासन के संदर्भ में नहीं बल्कि किसी भी तरीके का प्रशासन हो, वहाँ पर कार्मिक प्रशासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कोई सा भी प्रशासन तंत्र हो, सेवी वर्ग प्रशासन या कार्मिक प्रशासन, जिसे हम लोग इंग्लिश में पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जैसे मैंने आपसे अभी कहा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, जब हम प्रशासकीय राज्य की बात करते हैं तब तो हम इसके महत्व को और इसकी भूमिका को बिल्कुल भी नहीं नकार सकते। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार के प्रशासन में सेवी वर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है। सेवी प्रशासन में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं। मैं यहाँ डायग्राम के थ्रू आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय दिस, चाहे हम लोग रिक्रूटमेंट की बात करें या फिर हम लोग प्रमोशंस की बात करें, एनीथिंग रिलेटेड टू पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को कई जगह अलग अलग शब्दों में भी बोला जाता है। कहीं सेवा प्रबंधन बोला जाता है, कहीं से जो है मानव श्रम शक्ति, मानव संसाधन कहा भी जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस टर्म में बात कर रहे हैं। जब हम लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो नज़रिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट की बात कर रही हूँ, इंटरव्यूज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, किस प्रकार से उन लोगों का चयन किया जाता है, तो ये सब चीज़ें आपकी इंक्लूडेड होती हैं भर्ती में। तो जो भर्ती की बात कर रहे हैं उससे पहले मैं ये दोबारा आपसे कहना चाहूँगी कि जो सेवी वर्गीय प्रशासन होता है ये लोक सेवा के जो सरकारी प्रशासनिक तंत्र है उसका संचालन करता है। और इसके महत्व को लेकर हरमन फाइनर ने ये कहा है कि लोक प्रशासन में सेवी वर्ग को ही सर्वोच्च तत्व माना गया। तो इस तरीके से आप इसकी इम्पोर्टेंस लगा सकते हैं कि किसी भी प्रशासन में सेवी वर्ग यानी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का कितना महत्व होता है। कार्मिक प्रशासन अथवा सेवी वर्ग प्रशासन, अगर आप लोग बुक्स देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये दोनों टर्म्स देखने को मिलेंगी, इसीलिए मैं दोनों टर्म्स आप लोगों के साथ यूज़ कर रही हूँ। डेट इज़ द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका जो क्षेत्र है, उसका जो स्कोप है, उसमें वे सभी प्रक्रियाएं और गतिविधियाँ, ऑल द प्रोसीजर्स एंड एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड, वे सभी प्रक्रियाएं और गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन में सेवी वर्गीय विकास तथा प्रशासन तंत्र की जो कुशलता होती है, कार्य कुशलता होती है, यानी एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं, उसको बढ़ाने से संबंधित है। वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सरल शब्दों में अगर बहुत ही सिंप्लीफाई करके हम इसे कहें तो हम कह सकते हैं कि कार्मिक प्रशासन का सरोकार सरकार में कार्मिकों तथा कर्मचारियों के जो वर्गीकरण है, भर्ती है, प्रशिक्षण है,
पदोन्नति है, पारिश्रमिक यानी वेतन की हम बात कर रहे हैं, पे की हम लोग बात कर रहे हैं, अनुशासन हो गया या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, इन सब से रिलेटेड होता है। इस प्रकार से सेवी वर्ग प्रशासन के जो मूल तत्व होते हैं उनमें समस्त कार्यों को सम्मिलित करते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से संगठन की कार्यकुशलता एवं उसकी सार्थकता को प्रभावित करता है। और इसके मूल तत्व क्या हुए, दोबारा मैं आपके साथ एक बार कर देती हूँ कि जो मूल तत्व हम सेवी प्रशासन के कहते हैं वो होता है भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन, डिसिप्लिनरी एक्शन, क्लासिफिकेशन जिसे हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, भर्ती, रिक्रूटमेंट। भर्ती का अगर हम बहुत ही सरलीकरण में इसको समझना चाहें, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो इसका अर्थ होता है लोक सेवाओं के खाली पदों को भरना। देखिए, आज जो हमारी चर्चा रहेगी भर्ती को लेके वो एक लोक प्रशासन के विद्यार्थी के रूप में हम इसको डिफाइन करेंगे। अगर इन जनरल आप रिक्रूटमेंट कहते हैं तो हम कहेंगे कि केवल खाली पदों को भरना। लेकिन हमारी ये चर्चा चूँकि लोक प्रशासन से संबंधित है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट के रूप में हम इसको देख रहे हैं, और जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो लोक सेवाओं का ही जिक्र आता है। डेट्स वाई आई एम सेइंग कि जो रिक्रूटमेंट है या जो भर्ती जिसे हम कहते हैं उसको सरल शब्दों में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि लोक सेवाओं के खाली पदों को भरना भर्ती कहलाता है। अब ये जो खाली पद होते हैं इसको कैसे भरा जाएगा, इसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से एल डी वाइट ने भी यही कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के रिक्त स्थानों तथा पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना भर्ती है। आप लोगों को जब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो जो सेक्शन ए यूजुअली आता है, जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भर्ती को डिफ़ाइन कीजिए, भर्ती से आप क्या समझते हैं। तो कुछ परिभाषाएं आपको स्पेसिफिकली याद होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था कि जब भी आप डेफिनेशंस याद करते हैं तो उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखें कि क्या चीज़ हाईलाइट की गई है। उन हाईलाइटेड चीज़ों को यदि आप अंडरलाइन करेंगे तो आपको परिभाषाएं जल्दी याद होंगी इन स्पेसिफिक टर्म टू दैट पर्टिकुलर स्कॉलर और थिंकर जो आप कह रहे हैं। उसको अंडरलाइन करने के दो फायदे हैं, समझने में आसानी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं, एंड अबव ऑल जब आप एग्ज़ाम्स मींस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नेट स्लेट की तैयारी करते हैं, तब जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं तब डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि सो एंड सो थिंकर ने क्या डेफिनेशन दी, या डेफिनेशन दी हुई होती है उसके स्कॉलर्स का नाम पूछा जाता है। अबव ऑल कुछ डेफिनेशंस में स्पेसिफिक पूछा जाता है कि भी फला फला चीज़ों पे किसने ज़्यादा एम्फसाइज किया है। तो इसीलिए जब भी आप परिभाषाएं पढ़ें तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। ठीक एल डी वाइट की तरह डिमॉक ने भी कहा है कि विशिष्ट कार्यों के लिए उपयुक्त को प्राप्त करना और बड़े समूह के लिए विज्ञापन निकालना या विशेष कार्यों के लिए कुछ कौशल युक्त व्यक्तियों की खोज करना ही भर्ती है। तो भर्ती की जो परिभाषाएं हैं जो हमारे सामने आई हैं उससे हम को दोनों ही चीज़ें सामने देखने को मिलती है कि सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास खाली पद होने चाहिए और उन खाली पदों को भरने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह निकाले जाते हैं, योग्य व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाता है। सो सेलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट, अगर बहुत ही सरल शब्दों में आप इसको समझना चाहें। अब ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, हाउ डू यू सेलेक्ट, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज के तारीख में जितनी भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स हैं, यहाँ पे भी रिक्रूटमेंट के जिन मेथड्स को हम अपनाते हैं वो बेसिकली बेस्ड है मेरिट सिस्टम पे, योग्यता प्रणाली पर आधारित है। बहुत पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पैट्रोनेज सिस्टम चलता था, संरक्षण प्रणाली चलती थी, स्पॉइल सिस्टम, लूट प्रणाली संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से संबंधित है, और वहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट मिसहैप प्रेसिडेंट गारफील्ड की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से योग्यता प्रणाली को अपनाया गया है और लूट प्रणाली के जो ड्रॉबैक्स थे उसको और ज़्यादा महसूस किया गया। सो दिस इज़ हाउ इट हैज़ चेंज्ड।
भर्ती की प्रणाली में योग्यता के आधार पर जो भर्ती की जाती है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं। यह पद की योग्यता की आवश्यकता, उस पद से अपेक्षित जो कार्य होते हैं तथा जो भी देश के सार्वजनिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक परिवेश के ऊपर निर्भर करती हैं। बहुत सारी चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। इस प्रणाली में शैक्षणिक योग्यता, जब हम योग्यता की बात कर रहे हैं, मेरिट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो शैक्षणिक योग्यताओं, कार्य अनुभवों और टेक्निकल स्किल यानी तकनीकी ज्ञान की तुलना में चयन में योग्यता को वरीयता दी जाती है। अर्थात श्रेष्ठ की भर्ती पहले की जाती है, जो सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट होता है उसको। तो इस तरीके से भर्ती का क्या अर्थ है और उसकी क्या परिभाषाएं हैं वो हम लोगों ने डिस्कस करी। साथ ही साथ इसका जो नेक्स्ट स्टेप या जो दूसरी चीज़ हमारे दिमाग में उभर कर आती हैं वो ये आती है कि रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होता है, भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बहुत ब्रीफली समझाने की कोशिश करूँगी और फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी इस चीज़ को। एक टिप और देना चाहूँगी कि जहाँ तक संभव हो आप जब भी क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं या आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अगर आप वहाँ पे किसी भी तरीके से उस आंसर को डायग्राम के थ्रू, पूरा आंसर, पार्ट ऑफ द आंसर डायग्राम के थ्रू अगर आप उसको बता सकते हैं तो इट विल बी वेरी गुड। नॉट ओनली कि प्रेजेंटेबल होगा आंसर, सबसे बड़ी बात है कि आपको समझने में आसानी होगी और बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में आप उसको समझ सकते हैं। एंड व्हेन यू मेक अ डायग्राम इट ऑल्सो शोज कि आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हैं। अब जब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की, प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं कि जिस भी पद के लिए हम भर्ती कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होती है कि हमें पता होनी चाहिए कि जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, जॉब की स्पेसिफिकेशन भी इसी में इंक्लूडेड हो जाती हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग विज्ञापन निकालते हैं और उसके बाद जॉब इंटरव्यू के साथ साथ रिटन भी होता है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशली जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर जो सिलेक्शन है वहाँ पर रिटन एंड इंटरव्यू दोनों चीज़ों को तवज्जो दी जाती है। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। और अलग अलग तरीके के स्किल टेस्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से बहुत ब्रीफली हम लोग समझ सकते हैं कि जो भर्ती की प्रक्रिया के चरण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। अब इसी चीज़ को अगर आप सिंप्लीफाइड ढंग से लिखना चाहें, समझना चाहें, तो सबसे पहले आता है पदों की मांग। यानी होता क्या है कि हमारे यहाँ या फिर ज़्यादातर सभी जो देश होते हैं वहाँ पर विभिन्न मंत्रालयों, विभागों या जो अन्य प्रशासनिक एजेंसियाँ होती हैं उनसे कार्मिक की ज़रूरतों का पता लगाना, मीन्स वहाँ पर कितने पदों की आवश्यकता है उनसे उस चीज़ की मांग ली जाती है। इसके अलावा जो शैक्षणिक, तकनीकी और व्यक्तिगत योग्यता होती हैं और भर्तियों की नीति व अन्य शर्तों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि सो एंड सो पद के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और भर्ती के से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो और क्या होंगी। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, आवेदन का विवरण दिया जाता है। आई विल डिस्कस फर्दर इन दिस स्लाइड की भी किस प्रकार से एड अगर आप देखेंगे किसी भी कंपनी का या किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भर्ती कैसे होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, तो जनसंपर्क माध्यमों के द्वारा खाली पदों तथा परीक्षाओं के विज्ञापन की घोषणा की जाती है। तो आजकल तो बहुत तरीके हैं, सोशल मीडिया पे आप अपनी पदों का, जो कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो दूसरी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उस तरीके से भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे। इसके बाद जब आवेदन मिल जाते हैं तो उन आवेदनों की जांच पड़ताल होती है। कुछ आवेदन जो है, एप्लीकेशंस जो है रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि वो अप टू द मार्क नहीं होती हैं, वहाँ कुछ कमियां रह गई होती हैं। तो आप
आवेदनों की जांच इसलिए भी की जाती है कि वेदर दे आर फुलफिलिंग द जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वेदर इट इज़ एज और एजुकेशन वॉट एवर इट मे बी, वो उसको फुलफिल कर रही हैं या नहीं कर रही है। तो उससे रिलेटेड उन सभी चीज़ों की जांच पड़ताल की जाती हैं। इसके बाद परीक्षाएं ली जाती हैं और जो उपयुक्त प्रत्याशी होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी सूची का प्रस्तुतिकरण आप कह सकते हैं कि वो एक निकाली जाती हैं कि भी सो एंड सो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड फॉर दिस थिंग, और फिर उनका चयन का कार्य होता है। जो ये चयन का कार्य होता है, ये जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि रिटन और इंटरव्यू दोनों तरीके से होता है, मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स भी हो सकता है, और कोई एक चीज़ भी पार्शियली भी हो सकती है। इसके अलावा सरकार के द्वारा एक नियुक्ति या औपचारिक पत्र दिया जाता है, और जो प्रोबेशनर्स होते हैं उनकी नियुक्ति किए गए प्रत्याशियों की सेवा में अस्थायी प्रवेश होता है। शुरू में जब आप सरकारी नौकरी में जाते हैं, अगर सीधी सीधी भाषा में बोलें तो जो शुरू के जो 2 साल होते हैं वो आपका प्रोबेशन पीरियड कहलाया जाता है, वो आपकी अस्थायी नियुक्ति होती है, एंड देन लेटर ऑन इट चेंजेस, और फिर बाद में आपका प्लेसमेंट कर दिया जाता है। आपको आपका पद जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग करनी है, आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। तो ये तो हो गया हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। इसके बाद बात आती है कि भर्ती की पद्धतियाँ क्या हैं, इसकी मेथड्स क्या हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भर्ती, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भर्ती, या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल भर्ती आप कह सकते हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। प्रत्यक्ष भर्ती को बाहर से भर्ती भी कहते हैं और अप्रत्यक्ष भर्ती को भीतर से भर्ती भी कहते हैं। प्रत्यक्ष या जो डायरेक्ट भर्ती होती है उसको आप सरल भाषा में कह सकते हो कि जब भी किसी पद के लिए खुले बाजार से प्रत्याशियों से आवेदन मांगे जाते हैं तथा भर्ती की जाती है तो वह योग्यता आधारित बाहरी या प्रत्यक्ष भर्ती होती है। यानी फ्रेश कैंडिडेट्स से एप्लीकेशंस मांगी जाती हैं, आप उसके लिए अप्लाई करते हो, तो ये होगी डायरेक्ट भर्ती, नहीं बाहर से कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। जबकि जो अप्रत्यक्ष भर्ती या जो इनडायरेक्ट भर्ती हम कह रहे हैं, वहाँ पर किसी भी विभाग के जो उच्च पद होते हैं उन पर जो ऑलरेडी उस विभाग में काम कर रहे हैं ऑन द लोअर पोस्ट, निम्न पदों पे जो काम कर रहे हैं उनको पदोन्नत किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। इसीलिए हम लोग करें भीतर से भर्ती, मीन्स उस विभाग में, उस इंस्टीट्यूशन में जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड एक्सपीरियंस, डेफिनेटली पे स्केल वगैरह भी इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बाद उन्हें उच्च पदों पे प्रमोट कर दिया जाता है। तो एक तरीके से जो हम कह सकते हैं जो अप्रत्यक्ष भर्ती होती हैं वो वास्तव में पदोन्नति होती हैं, और यू कैन से इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्रमोशन। अब जब हम बात करते हैं दोनों प्रकार की भर्तियों, तो हमारे सामने जो दोनों पद्धतियाँ आती हैं उसके बारे में हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि दोनों के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। इंटरनल रिक्रूटमेंट यानी पदोन्नति, यानी भीतर से भर्ती। जब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ इंटरनल रिक्रूटमेंट या फिर अंदर से भर्ती, उसके क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि इसमें टाइम की बचत हो जाती है। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम ऐड निकालें, फिर आवेदनों की जांच करें, फिर एग्ज़ाम लें, फिर इंटरव्यू लें। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो हमारे लिए टाइम की बचत हो जाती है, दूसरा हमें एक्सपीरियंस्ड लोग बहुत मिलते हैं। तो सबसे जो मेरिट की हम बात करें या अप्रत्यक्ष भर्ती की हम लाभ की बात करें और इंटरनल रिक्रूटमेंट जैसे मैंने आपसे कहा अभी, तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि प्रत्यक्ष भर्ती की तुलना में ये कम खर्चीली होती हैं, अनुभवी व्यक्ति प्राप्त होते हैं, संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर मिलते हैं तो उनके लिए एक मोटिवेशन बना रहता है, संतुष्टि और प्रेरणा बनी रहती है उन लोगों के लिए। लेकिन इसका नुकसान एक ये है कि
जो नए आइडियाज़ होते हैं उसका थोड़ा-सा अभाव हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जब हम एक ही तरीके का काम कर रहे होते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज़ ऑफ मोनोटोनस वर्क या फिर एज फैक्टर और लैक ऑफ मोटिवेशन, हमारे पास उतने नए इनोवेटिव आइडिया नहीं होते, उतनी डाइवर्सिटी नहीं होती है। और ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो साधारण योग्यता वाले लोग भी होते हैं, वो भी उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, यानी बाहर से भर्ती और प्रत्यक्ष भर्ती, दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इट ब्रिंग्स द फ्रेश आइडियाज, अप्रोचेस एंड रिन्यूड एनर्जी। ये नव युवकों को ज़्यादा आकर्षित करता है। प्रतिभावान जो प्रत्याशी होते हैं वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और इस तरीके से हमें लगातार योग्य और जो कुशल नवयुवक हैं, जो यंग जनरेशन है, उनकी सेवाएं लगातार हमें प्राप्त हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट, ये पद्धति योग्यता पर आधारित है और यह पद्धति लोकतांत्रिक भी है कि आपने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हम लोग दे रहे हैं जब हम प्रत्यक्ष भर्ती या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये एक बहुत ही कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। इसके अलावा जो हायर पोस्ट होती हैं, जो उच्च पद होते हैं, उन पर कई बार हमें अनुभवहीन व्यक्ति को सेलेक्ट करना पड़ता है, और जो कि उतने कार्य में पूर्ण दक्षता उनमें नहीं होती है जो कि पहले से जो काम कर रहे हैं लोग उनमें होती है। तो इस तरीके से कंपैरेटिव आप बता सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में लिखने के लिए तो डेफिनेटली यू कैन मेक अ डायग्राम, और इस तरीके से आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ठीक यही चीज़ मैं आगे चर्चा करना चाहूँगी आपसे कि कर्मचारियों की योग्यताएं कैसे डिसाइड करेंगे। हु विल डिसाइड कि उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो डेफिनेटली इसके लिए एजेंसीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डिसाइड करते हैं। अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो इट इज़ द यूपीएससी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग। उस पे हम लोग एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी। अभी हम लोग बहुत ही क्रिस्प मैनर में डिस्कस कर लेते हैं कि जो कर्मचारियों की योग्यताएं हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है सामान्य योग्यताएं, एक होती हैं विशेष योग्यताएं। जो सामान्य योग्यताएं हैं उसमें आप कह सकते हैं कि नागरिकता की स्थिति, मीन्स सिटीजनशिप की हम बात करते हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, लिंग, आयु, ये सब चीज़ें होती हैं जर्नल क्वालिफिकेशंस। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जहाँ पर केवल आदमियों को ही लिया जाता है। जस्ट से फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगी एनडीए का। एनडीए में इस साल से लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए भर्ती खुल गई है, अन्यथा ये केवल लड़कों के लिए ही हुआ करती थी। तो इस तरीके से कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं। विशेष योग्यताओं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव, तकनीकी ज्ञान, इस तरीके की चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। योग्यताओं के निर्धारण के बाद बात आती है कि भी योग्यताओं की जो हम बात कर रहे हैं, क्वालिफ़िकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, उसके बाद बात आती है कि इन क्वालिफ़िकेशंस के अलावा डिटरमाइनिंग क्वालिफ़िकेशंस क्या होंगे, योग्यताओं का निर्धारण किस आधार पे किया जाएगा। और उन चीज़ों को चेक करने के लिए कई तरीके होते हैं। कई बार केवल इंटरव्यू होता है, कई जगह फिज़िकल होता है, कई जगह रिटन टेस्ट होता है। लेकिन चूँकि हम लोक प्रशासन के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो जो फिज़िकल टेस्ट होता है वो डेट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट सिस्टम इन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इस योग्यताओं के जब निर्धारण की हम बात करते हैं, उसको परखने की हम बात करते हैं, तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं और जो पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को परखा जाता है। कर्मचारियों की जो योग्यताओं को परखने के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम्स होता है वो 3 चरणों में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है, जो कि केवल
क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है उसमें CSAT का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है पिछले कुछ सालों से। CSAT इज़ सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इस एप्टीट्यूड टेस्ट का मेन उद्देश्य है कि हम प्रार्थी की क्रिटिकल थिंकिंग, लर्निंग एबिलिटी एंड स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी होती है उसको हम लोग चेक कर सकें, क्योंकि जब फील्ड में जाते हैं तो इन सब चीज़ों की, इस प्रकार के एटीट्यूड की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। आपका क्या नज़रिया है, आप प्रॉब्लम्स को कैसे डील कर सकते हो, कैसे फेस करते हो, उसका सोल्यूशन कैसे देते हो, ये सब चीज़ें बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा जो पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं वो भी आपकी को जांच पड़ताल करने की, प्रार्थी की जांच पड़ताल करने का एक तरीका होता है। इट इज़ बेसिकली ओवरऑल पता करना कि उनके क्या गुण दोष हैं, और व्यक्तिगत रूप में से जब हम उनसे रूबरू होते हैं तो वो सब चीज़ें भी इंटरव्यूज़ में खुलकर हम लोगों के सामने आती हैं। स्किल टेस्ट डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जा रहे हो, स्पेशली जो स्किल बेस्ड फील्ड्स होती हैं, कंप्यूटर वगैरह की हम बात करें, वहाँ इन चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है। यदि हम सिर्फ सिविल सर्विसेज की बात करें या लोक प्रशासन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो जब हम इन योग्यताओं को परखते हैं तो इसके मुख्य रूप से दो तरीके अपनाए जाते हैं। एक होती है लिखित परीक्षा और एक होती है मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा यानी रिटन टेस्ट, जैसे मैंने आपसे कहा कि सिविल सर्विसेज के संदर्भ में जो रिटन टेस्ट होता है वो प्रीलिम्स और मेंस के रूप में होता है। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। और जबकि जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसके मार्क्स इंक्लूड होते हैं और वो सब्जेक्टिव होता है। लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उसको संक्षिप्त रूप से अलग अलग तरीके से जब हम उसकी लिखित परीक्षा लेते हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठ रूप से हो या फिर निबंधात्मक रूप से, तो उसकी जो योग्यताएं हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसका जो एटीट्यूड है, वो सब हमारे सामने बेटर रूप से सामने आता है। प्रत्याशियों की जो योग्यता का निर्धारण की हम बात कर रहे हैं, उनकी योग्यता या उपयुक्तता को परखने का सबसे जो प्रचलित तरीका है वो है लिखित परीक्षा, जहाँ पर मैंने आपसे कहा कि दोनों तरीके के मोड हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव के। इसके बाद आती है मौखिक परीक्षा। इसका प्रयोग मुख्य रूप से प्रार्थियों के व्यक्तिगत गुण दोषों को परखने के लिए किया जाता है, और इसका लक्ष्य लोक सेवा में कैरियर बनाने के लिए जो प्रार्थी होते हैं उनकी व्यक्तिगत उपयोगिता को परखना होता है। साक्षात्कार या इंटरव्यू का जो प्रचलन शुरू हुआ था वो सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था। जो मौखिक परीक्षाएं होती हैं, जो इंटरव्यूज़ होते हैं, उसको लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे चयन बोर्ड होता है, वाचन परीक्षा होती है, व्यक्तित्व परीक्षण होता है, या फिर सामूहिक मौखिक पद्धति भी होती है। सामूहिक चर्चा, ग्रुप डिस्कशंस जिसे हम लोग कहते हैं, डेट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस थिंग। अब मैं आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट शेयर करना चाह रही हूँ, और इस एडवर्टाइजमेंट को शेयर करने का मुख्य रीज़न ये है कि अब तक मैंने जो आपसे चर्चा करी है भर्ती को लेके, उसको मैं आप लोगों के सामने और बेटर रूप से बता सकूं। लोक प्रशासन के विद्यार्थी के रूप में हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल किताबों से उसे न समझने की बजाय आसपास जो हम लोगों की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हम उसको से उस चीज़ को कोरिलेट कर सकें और समझ सकें। भर्ती की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो उसका सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो पड़ाव होता है, जो चरण होता है, वो होता है पदों की मांग। यानी विभिन्न जो मंत्रालय और जो विभाग होते हैं या और जो प्रशासनिक एजेंसीज़ होती हैं, उनसे कार्मिक की ज़रूरतों का पता लगाया जाता है, और फिर उस हिसाब से आगे की कार्रवाई शुरू होती है कि कौन से पद है, उस पद की क्या रिक्वायरमेंट है। उन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उन रिक्वायरमेंट्स को परखने का क्या तरीका होगा, उसको परखने के बाद उसका जो नेट रिज़ल्ट है वो निकाला जाता है। ऑल दोज थिंग्स जो हम लोगों ने भर्ती की प्रक्रिया में डिस्कस किया था। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर जो हमारे सामने ये जो ऐड है वो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का।
यानी जो विभाग का नाम है हमारे सामने है, सबसे पहले जब भी ऐड आएगा वो विभाग के नाम से आएगा, किस विभाग में की तरफ से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके बाद पोस्ट एंड वैकेंसीज मीन्स किन पदों की आवश्यकता है और कितने पदों की आवश्यकता है, ये भी एक एडवर्टाइजमेंट में जब विज्ञापन दिया जाता है उसमें दिया जाता है। अब इस पोस्ट के हिसाब से कभी कभी ऐड में ही क्वालिफ़िकेशंस दे दी जाती हैं, वेदर इट इज़ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के साथ एक्सपीरियंस भी। और वैकेंसीज़ में यहाँ पर तो सिंपल एक नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जब ज़्यादा होती हैं या कम भी हैं, उसको कैटेगराइज्ड भी कर दिया जाता है कि 5 SC ST OBC और अनरिजर्व्ड कैटेगरी, उस हिसाब से भी इसको बांट के कभी कभी एडवर्टाइजमेंट में भी दिखा दिया जाता है। इसके अलावा आप इस ऐड को जब और ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें अप्लाई करने की डेट और लास्ट डेट वो भी दे रखी है। अपार्ट फ्रॉम डैट ज़्यादा डिटेल्स पता करने के लिए बैंक की वेबसाइट को रेफ़र करने के लिए भी कहा गया है। तो एडवर्टाइजमेंट में चूँकि सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा एक ब्रॉड स्ट्रक्चर या एक ब्रॉड फ्रेम या एक ब्रॉड इंफॉर्मेशन ज़रूर दी जाती हैं, जहाँ पर हम ये जानते हैं कि जो भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है, कौन से पद हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, और उस पोस्ट पे जाने के लिए क्या केवल इंटरव्यू है या रिटन एग्ज़ाम भी है। जो भी है वो या तो आपके जो ऐड दिया हुआ है उसी में दी होती है, या फिर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से एक और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये एक ऐड है जहाँ पर केवल जो सिलेक्शन किया जाएगा कैंडिडेट्स का, वो केवल इंटरव्यू के आधार पर होगा। जैसे मैंने आपसे कहा था, डिपार्टमेंट का नाम, जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि ये पंजाब का है। जिला और सत्र जो न्यायाधीश कार्यालय है उसमें आवश्यकता है चपरासी के पद की, यानी पद का नाम दे रखा है। कुल कितने पद होने चाहिए ये बता रखा है। उस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ एज लिमिट भी बता रखी है। आपको कब अप्लाई करना है और कब इंटरव्यू है, इसकी डिटेल्स भी आप इस ऐड में देख सकते हो। इसके अलावा कैसे आप अप्लाई करें और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, वो भी इसमें डिटेल्स दे रखी हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वे टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट। भर्ती की प्रक्रिया को समझने का भी ये एक तरीका है जिसमें सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, प्रक्रिया, मेथड्स, क्वालिफ़िकेशंस, डिटरमाइनिंग क्वालिफ़िकेशन, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। टुडे वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग एंड डेफिनेशन, द प्रोसीजर, qualifications for the employer, and determining qualifications for the that particular post. Keep on revising, you have lots of capability in yourself. अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाज़त लूँगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल विद योर डियर फेलो वंस।